नमस्ते श्रोतागण। कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं हिंदी की जानी मानी लेखिका मालती जोशी जी की कहानी मनी ऑर्डर। डाकिया अभी सीढ़ियां उतरा भी न था कि दादाजी ने गोलू को आवाज दी। जा तो बेटा, सबके लिए आइसक्रीम लेकर आ। गोलू जैसे इस आदेश की प्रतीक्षा ही कर रहा था। पलक झपकते ही चप्पल पहनकर दादाजी के सामने आ खड़ा हो गया। गीतू को उस पर बड़ा गुस्सा आया। आइसक्रीम के लिए तो इसकी जैसे लार टपकती रहती है, भुक्खड़ कहीं का। उसका मन तो हुआ कि गोलू को हाथ पकड़कर रोक ले, पर जानती थी वह रुकेगा नहीं, मम्मी से डांट और पड़वाएगा। वह दोबारा किताबों में सिर डालकर बैठ गई, पर मन तो जल भुनकर कोयला हो रहा था। ऐसे में पढ़ाई क्या खाक होगी। मम्मी हमेशा कहती हैं कि देख गीतू, इतनी सी उम्र में इतना गुस्सा ठीक नहीं। पर वह क्या बिन बात के ताव खाती है। गुस्से की बात हो तो क्या गुस्सा नहीं आएगा। अब इन बड़े पापा को ही ले लो, महीने में एक बार 1000 रुपये भेज देते हैं और सोचते हैं कर्तव्य पूरा हो गया। बाकी 30 दिन पापा उन्हें झेलते हैं। मम्मी बेचारी दिन भर पीसती रहती हैं, पर मम्मी पापा का किया धरा दादाजी को याद नहीं रहता। बस बड़े बेटे का मनी ऑर्डर आते ही ऐसा जश्न मनाते हैं मानो लाख रुपए की लॉटरी लग गई हो। दीदी, आइसक्रीम। कुर्सी के पीछे खड़ा गोलू आवाज दे रहा था। वह अपने विचारों में इतनी खो गई थी कि गोलू की वापसी का पता ही नहीं चला। दीदी, उसने फिर कप आगे बढ़ाया। मुझे नहीं खानी, तू ही खा ले, गीतू ने तुनक कर कहा। सच्ची? हाँ हाँ सच्ची, कितनी बार पूछेगा। दीदी बहुत गुस्से में थी, पर गोलू को उसकी परवाह नहीं थी। वह तो अपने इस अयाचित लाभ पर खुश हो रहा था। ऐसा सौभाग्य रोज कहाँ मिलता है। इससे पहले कि दीदी का मन बदले, उसने दोनों कप जूठे कर लिए और बारी बारी से उन्हें खाने में जुट गया। गीता बेटे, तूने आइसक्रीम नहीं ली? मेरा मन नहीं था, उसने तुनक कर जवाब दिया। दादाजी बेचारे चुप हो गए। उसी समय मम्मी चाय लेकर आई। चाय के साथ रोज की तरह कुछ चबेना भी था। आज तो पालक के पकौड़े खाने का मन था, दादाजी बोले। अभी बना देती हूँ। नहीं, अब रहने दो, रात को पकौड़ों वाली कढ़ी बना लेना, बहुत दिनों से खाई नहीं है। अरे वाह, मैं तो आज सिवैयों के लिए कहने वाली थी। दोनों चीजें साथ कैसे चलेंगी? दादी गुनगुनाई। क्यों नहीं चलेगी? जिसे जो चीज पसंद है खा ले। क्यों गोलू? मुझे तो दोनों पसंद है, गोलू ने कहा। और हमारी बिटिया क्या खाएगी? पर बिटिया ने कोई जवाब नहीं दिया। मेज पर वह झुकी अपने सवाल हल हल करती रही। वह जानती थी कि यह कोई बहस का मुद्दा नहीं है, प्रेमालाप का एक बहाना है। दिन भर दोनों छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते हैं, बहस करते रहते हैं। उनके लिए समय काटने का यह एक तरीका है। गीतू को इसमें बिल्कुल मजा नहीं आता। कभी कभी तो कोफ्त होती है। एक मजबूरी है कि उसे इसी कमरे में बैठकर पढ़ना है। मम्मी का कमरा तो एकदम गोदाम बना हुआ है, ऊपर से गोलू का फैलावा भी उसी कमरे में है। बैठक के कमरे में मम्मी बैठने नहीं देती, कहती हैं घर में एक कमरा तो ढंग का रहने दो, कोई आएगा तो मैं उसे कहाँ बिठाऊं। सच, हर घर में बच्चों के लिए एक अलग से कमरा होना चाहिए। बड़े पापा के बंगले में दोनों भैया लोगों के लिए अलग अलग कमरे हैं। मेहमानों के लिए गेस्ट रूम अलग से है। विशाल ड्राइंग रूम से लगी बड़े पापा की छोटी सी स्टडी, तो बगीचे में झांकता हुआ वह खूबसूरत कमरा भी है जहाँ बड़ी मम्मी की किटी पार्टियां होती हैं। लेकिन इतने बड़े बंगले में दादा दादी के लिए कोई कमरा नहीं है। एक जगह बैठे बैठे ऊब गई तो गीतू रसोई में चली गई। इस घर में यही तो 3-4 कमरे हैं। आदमी भाग कर जाना भी चाहे तो कहाँ जाए। रसोई में मम्मी बेसन फेंट रही थी। गीतू को देखते ही बोली, गुड़िया,
जरा वो बेसन का डिब्बा तो पकड़ाना, पानी शायद ज्यादा पड़ गया है। गीतू ने मम्मी की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और वहीं किचन टेबल के पास खड़ी होकर मम्मी को एकटक देखने लगी। उसकी इस चितवन से मम्मी असहज हो गई और बोली, क्या बात है, मुंह क्यों सूजा हुआ है? मम्मी, तुम क्या पकौड़े कभी नहीं बनाती? हमेशा ही तो बनाती हूँ, क्यों? तो फिर आज रहने दो। ताऊ जी के पैसों से जश्न मनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें तुम्हारे ताऊ जी के पैसे कहाँ से आ गए भाई? ये तो मैं अपने घर का सामान लगा रही हूँ। हाँ, यह भी ठीक है। पैसे तुम्हारे पास अभी कैसे आएंगे? वो तो शाम को बड़ी ठसक के साथ पापा को दिए जाएंगे कि देखो, मेरे बेटे ने 1000 रुपए भेजे हैं। मम्मी, ये बड़े पापा लोग कौन से युग में जी रहे हैं? उनसे एक बार कहो तो कि 1000 रुपए दोनों की दवाई के लिए भी पूरे नहीं पड़ते। अब तू चुप कर मेरी माँ, पता नहीं क्या क्या उटपटांग सोचती रहती है, मम्मी ने हाथ जोड़कर कहा। लोग तो यही समझेंगे कि मैंने सिखाया है। मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। उसका मन कहने को हुआ कि मम्मी, तुम्हें दिन रात पीसते देखती हूँ तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। तुम्हारी कभी कोई तारीफ नहीं होती, पर वहां से छठे छमा से कोई चीज आ जाती है तो दिन भर गुनगान चलता रहता है। किसे गुस्सा नहीं आएगा? दादी के लिए तो बड़ी बहू मानो रूप गुण की खान है। छोटी थी तो गीतू भी बड़ी मम्मी को मुग्ध होकर देखती रहती थी, पर अब बड़ी हो गई है तो सब समझने लगी है। इस सौंदर्य के पीछे कितने साधन प्रसाधन छुपे हुए हैं, सब जान गई है। बेचारी मम्मी, वो तो दोबारा आईने में झांकने का भी समय नहीं निकाल पाती। मम्मी, मैं खेलने जा रहा हूँ, गोलू ने बैट उठाते हुए कहा और उछलता कूदता चला गया। नीली जीन्स और पीली टी शर्ट में बड़ा स्मार्ट लग रहा था। गोलू को कपड़ों की कभी कमी नहीं होती। दोनों भैया लोगों के कपड़े छोटे होते ही उसे मिल जाते हैं, एक से एक महंगे और फैशनेबल कपड़े। स्कूल की यूनिफॉर्म के अलावा घर में तो सिर्फ 2 बार ही कपड़े बन पाते हैं, एक जन्मदिन पर और दूसरे दिवाली पर वे भी कभी इतने अच्छे नहीं होते। गीतू को आजकल गोलू का ये उतरन पुतरन पहनना भी अच्छा नहीं लगता, पर मम्मी कहती हैं, इसमें गलत क्या है? भाई बहन तो एक दूसरे के कपड़े पहनते ही हैं। गीतू को बड़ी तसल्ली होती है कि बड़े पापा की कोई बेटी नहीं है, नहीं तो शायद उसके लिए भी दीदी के सूट या स्कर्ट चले आते। वह तो ईश्वर को धन्यवाद देती है कि उसे इस तरह के एहसानों से बरी रखा है। पिछले वर्ष बड़ी मम्मी ने एक कांजीवरम भेजी थी। कहा था कि गीतू के लिए इसका लाचा सिलवा लो। साड़ी बहुत सुंदर थी, महंगी तो खैर थी ही। बड़ी मम्मी ने किसी पूजा में पहन ली थी तो अगरबत्ती कहीं छू गई थी। यहाँ वालों को तो वह छेद ढूंढे से भी नहीं मिला, पर वह था तो। तभी तो बड़ी मम्मी ने उस साड़ी को खारिज कर दिया था। गीतू ने मम्मी से साफ कह दिया कि आपको टेलर को दक्षिणा देने का शौक है तो और बात है, पर मैं साफ कह देती हूँ कि वह सूट मैं नहीं पहनूंगी। अब मम्मी ही कभी कभार किसी रिसेप्शन में वह साड़ी पहन लेती हैं। जब जब वह साड़ी पहनती हैं, दादी पूछती हैं, यह वही साड़ी है ना जो बड़ी ने भेजी है? सुनकर गीतू के तन बदन में आग सी लग जाती है। वैसे भी मम्मी के लिए, दादी के लिए वहां से साड़ियां आती ही रहती हैं। गीतू को यह जरा भी अच्छा नहीं लगता। मम्मी कहती है, ऐसे तो आपस में एक दूसरे की पहनते ही रहते हैं बेटा, तुम्हें इतना बुरा क्यों लगता है? तुम्हारी कोई साड़ी बड़ी मम्मी ने पहनी है? उन्हें देने लायक मेरे पास साड़ी है भी। मम्मी उदास हो जाती हैं। गीता का मन चीखने को होता है। नहीं है तो ना सही, भिखारियों की तरह उनका दान लेने की क्या जरूरत है? कभी कभी मम्मी डपट देती हैं, तू ये फालतू बातें क्यों सोचा करती है? 12वीं का साल है, जरा पढ़ाई में मन लगा, परीक्षा में यह सब नहीं पूछेंगे। गीतू भी यह समझती है। वह जानती है कि इंजीनियर बनने का सपना पूरा करना है तो पीईटी में अच्छी रैंक लानी होगी।
पापा तो बड़े पापा की तरह लाखों का डोनेशन नहीं दे सकेंगे। वह सोनू मनु भैया की तरह भाग्यवान नहीं है। वे तो आराम से मनचाहे कोर्स में प्रवेश पा गए हैं। यहाँ से पास करने के बाद बड़े पापा उन्हें यूएसए भेज देंगे। फिर कोई नहीं पूछेगा कि हायर सेकेंडरी में क्या परसेंटेज बनी थी। उसे तो अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। कितना अपने को समझाती है, पर मन में घमासान चलता ही रहता है और वह लहलुहान होती रहती है। नीचे जब पापा का स्कूटर रुका, तब उसे होश आया कि वह सारी शाम गैलरी में ही खड़ी रही है। दादी अक्सर टोकती हैं, लड़कियों को इस तरह छज्जे पर नहीं खड़ा होना चाहिए। पर वह क्या करे? शाम को तो कमरे में दम घुटने लगता है। अकेले वह रोज कहाँ जाए, किसके साथ जाए? कभी कभी उसे अपने लड़की होने पर भी चिढ़ होने लगती है। पापा आते हैं तो घर में थोड़ी रौनक हो आती है। कितने भी थके हुए हों, पापा हमेशा हंसते हुए ही घर में दाखिल होते हैं। बच्चों को प्यार करते हैं, मम्मी से मजाक करते हैं, दादा दादी के हालचाल पूछते हैं, फिर फ्रेश होने जाते हैं। थोड़ी देर को ही सही घर का माहौल अच्छा हो जाता है। उस दिन खाना भी बहुत अच्छे से हुआ। मम्मी ने सबकी पसंद की एक एक चीज बना ली थी। पकोड़े वाली कढ़ी, मीठी सेवइयाँ, भरवा भिंडी, सूखे आलू और पुलाव। खाने का शाही सरंजाम देखकर गीतू का मुंह फूल गया था। उसका मन हुआ कि खाने के लिए मना कर दे, पर मम्मी पर दया हो आई। बेचारी शाम से ही लगी है। वह रूठ जाएगी तो सबका मूड खराब हो जाएगा। इतना अच्छा खाना गुड़ गोबर हो जाएगा। सबने तृप्त भाव से भोजन किया। फिर पापा थोड़ी देर को दादाजी के पास जाकर बैठ गए। दादाजी ने बड़ी स्टाइल से बंडी की जेब में हाथ डाला और 5-5 सौ के 2 नोट निकालकर पापा को थमा दिए। पापा ने विनम्रता से उन्हें लौटाते हुए कहा, अभी रखे रहिए, जब जरूरत होगी मांग लूंगा। गीता सारा नाटक देख रही थी और कुढ़ रही थी। यह एक सीन है जो हर महीने रिपीट होता है। गीता का मन होता है कि बड़े पापा को एक चिट्ठी लिखे लिखे कि सालों से आप एक बंधी बंधाई रकम भेज रहे हो, जबकि चीजों के दाम दुगुने चौगुने 10 गुने हो गए हैं। दवाइयों के दाम भी अब पहले वाले नहीं रहे और आदमी सिर्फ दवाइयाँ खाकर नहीं जीता। उसे खाना चाहिए, चाय नाश्ता चाहिए, पान सुपारी चाहिए, नहाने के लिए तेल साबुन मंजन वगैरह चाहिए, पहनने के लिए सूती ही सही पर कपड़े चाहिए। खर्च की एक पूरी लिस्ट उसके मन में है। खत का पूरा मजमून उसके दिमाग में है, पर हिम्मत नहीं पड़ती। कौन विश्वास करेगा कि यह सब उसके दिमाग की खुराफात है? लोग तो मम्मी पापा को ही कोसेंगे ना। गुड़िया, चल पान लेकर आते हैं, पापा ने कहा तो वह खुशी खुशी तैयार हो गई। वह घर में बैठे बैठे ऊब गई थी। वैसे भी पापा के साथ घूमने में बड़ा मजा आता है। मम्मी नहीं चलेंगी? नहीं, कहती हैं थक गई हूँ। फिर मम्मी चलेंगी तो वह शैतान भी साथ हो लेगा। फिर पूरा वक्त उसे डांटने डपटने में ही बीत जाएगा। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे थे। गोलू शरारत का भंडार है। सड़क पर भी अपने करतब दिखाता चलता है। पापा ने पान लगवाए, अपने लिए सादा, मम्मी के लिए मीठा मसाले वाला, दादा दादी के लिए बिना सुपारी वाला, गोलू और गीता के लिए गुलकंद वाला। पान की दुकान से निकलकर पापा ने कहा, चल आज आइसक्रीम खाते हैं, कौन सा फ्लेवर लेगी? पापा, घर जाने तक तो पिघल ही जाएगी ना, पास की दुकान से ले लेंगे। घर नहीं ले जाएंगे, यहीं बैठकर खाएंगे। घर पर तो सब खा ही चुके हैं, हम ही दोनों रह गए थे। कौन सा फ्लेवर लेगी? उसने बटर स्कॉच लिया। पापा ने कसाटा। दोनों कोने की एक टेबल पर जाकर बैठ गए। तुमने दोपहर में आइसक्रीम क्यों नहीं खाई? गोलू ने चुगली की होगी। नहीं, मम्मी ने बताया था। गीतू चुप ही रही। पापा ही बोले, मम्मी तुम्हारी और भी शिकायत कर रही थी। क्या? कह रही थी गुड़िया आजकल बहुत गुस्सैल हो गई है, बात बात पर तुनक जाती है। गीतू समझ गई कि पान का तो बहाना था, उसे समझाइश देने के लिए साथ लाया गया है, इसीलिए मम्मी घर पर रह गई।
वह डरी नहीं, दिलेरी से बोली, क्या करूं पापा, कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। किस पर? दादाजी पर। दादाजी पर? उन बेचारों ने क्या किया है? उन्होंने बहुत बड़ा अन्याय किया है। पापा उसे देखते ही रह गए, कुछ बोल ही नहीं पाए। दादाजी ने एक बेटे को तो इतना बड़ा आदमी बना दिया, और दूसरे को? पापा, हम तो उनके सामने कभी सिर उठाकर खड़े ही नहीं हो पाएंगे। यह अन्याय नहीं तो क्या है? बेटे, दादाजी ने कोई अन्याय नहीं किया, कोई गलती नहीं की। बस उनका हिसाब जरा गड़बड़ा गया। उन्होंने सोचा था कि अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर मैं एक को शिखर पर पहुंचा दूंगा, दूसरे को वह अपने आप ऊपर खींच लेगा। पर उनका गणित थोड़ा गलत हो गया। कैसे? मतलब, शुरुआत तो ठीक ही रही। बेटा बहुत जहीन था। एक बार जो सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया तो शिखर पर जाकर ही रुका। बाबूजी को लगा जैसे उन्होंने आसमान छू लिया हो। उनका श्रम, उनका खर्च सब सार्थक हो गए थे। दुर्भाग्य यही रहा कि बाबूजी उस सुख की छां में ज्यादा देर बैठ नहीं सके। क्यों? प्रतियोगी परीक्षाओं का परिणाम आया नहीं कि भैया को ऊंची नौकरी मिल गई। नौकरी मिलते ही जैसे रिश्तों की बाढ़ आ गई। ऐसे ऐसे रिश्ते कि मुंह में पानी भर आए। माँ बाबूजी अपने को ज्यादा दिनों तक रोक नहीं पाए। एक जगह हाँक करनी ही पड़ी। बहुत बड़े घर की लड़की थी। उस स्टैंडर्ड की शादी करने के लिए बाबूजी ने रही सही जमा पूंजी भी खर्च कर दी। लोग बेटी की शादी के लिए जमीन जायदाद बेचते हैं, पर बाबूजी ने बेटे की शादी के लिए बेच दी। पर सौदा बहुत महंगा रहा। जिसके लिए इतना सब किया, वह ना तो इस घर से जुड़ पाई, ना घर के लोगों से। हमेशा अपने पिता को कोसती रही कि पता नहीं कैसे दरिद्र घर में ब्याह दिया है। उनकी फबत्तियां सुन सुनकर भाई साहब हीन बोध में ऐसे डूबे कि महीनों घर का रुख नहीं किया। धीरे धीरे घर की हालत डवाडोल होती गई। भैया की शादी के बाद बाबूजी तो एकदम खाली हो गए थे। मैंने भी तय कर लिया कि अगर भैया को अपने से सद्बुद्धि नहीं आती है तो हम भी उनके आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। माँ बाबूजी भी कहते रहे कि उनकी नई नई शादी हुई है, अभी तंग करना ठीक नहीं है। फिर मुझे भी ताव आ गया। पढ़ाई अधबीच में ही छोड़कर मैंने नौकरी पकड़ ली। वो तो तुम लोगों का भाग्य ही समझो कि विभागीय परीक्षाएं देते देते आज इस मुकाम पर पहुंच गया हूं। नहीं तो अब तक क्लर्की ही कर रहा होता। तब बड़े पापा पैसे नहीं भेजते थे? नहीं, बहुत बाद में। शायद मेरी शादी के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि घर में अब खर्च बढ़ गया है। पहले 500 भेजते थे, फिर 1000 भेजने लगे। उनके वैभव का यही एक अंश माँ बाबूजी के हिस्से में आया है। इसके अतिरिक्त ना तो उन्होंने उनके घर में उनके लिए जगह है, ना उनकी दुनिया में। पैसे भेजकर ही वे जैसे कर्तव्य मुक्त हो जाते थे। पापा, आप नाराज तो होंगे, फिर भी एक बात कहूंगी। आप बड़े पापा से कहिए कि कर्तव्य का रेट थोड़ा ऊंचा कर दें। आजकल 1000 रुपए में कुछ नहीं होता। अब तो बेटा वे 1000 रुपए भी कहाँ रहे। मतलब? पापा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, दादाजी से कहोगी तो नहीं? क्या? तुम्हें मालूम है ना, 2 साल पहले सोनू का इंजीनियरिंग में दाखिला हुआ था। तब 3 लाख कैपिटेशन फीस लगी थी। इस साल मोनू का मेडिकल में हुआ है। सोनू से दुगनी फीस लगी है। भाभी का हट था कि दोनों बच्चे मणिपाल ही जाएंगे। एडमिशन तो हो गया, अब ट्यूशन फीस, हॉस्टल का बिल, बच्चों का जेब खर्च और हर बार आने जाने का एसी किराया। भैया एकदम घबरा गए हैं। बाकी खर्चों में तो कटौती नहीं की जा सकती। एक यही खर्च था जो भाभी को फालतू लग रहा था, तो इसी को बंद कर दिया गया। पिछले 3 महीनों से उन्होंने एक पैसा भी नहीं भेजा है। फोन पर बता भी दिया था
कि 2-3 साल जरा तंगी ही रहेगी। पर मनी ऑर्डर तो आता है, आज भी आया था। वह तो मैं ही टूर पर यहाँ वहाँ जाता हूँ तो भेज देता हूँ। वे अक्षर नहीं पहचानते। बुढ़ापे का यही तो फायदा है। मनी ऑर्डर पाकर इतने गदगद हो जाते हैं कि कुछ होश ही नहीं रहता। मैं भी तो प्रणाम से ज्यादा कुछ नहीं लिखता। पापा, आप कह रहे हैं कि दादाजी को बताना नहीं। मैं तो सोचती हूँ कि उन्हें जरूर पता होना चाहिए कि। नहीं बेटा, उन्हें पता चलेगा तो वे एकदम टूट जाएंगे। ये पैसे उनके लिए संजीवनी है, उनका मानसिक संबल है। यह मनी ऑर्डर उन्हें विश्वास दिलाता है कि उनका बड़ा बेटा उन्हें भूला नहीं है। उसे भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। उन्हें तसल्ली होती है कि वे अकेले छोटे पर बोझ नहीं है। जिस दिन उन्हें असलियत का पता चलेगा, वे अपने को मेरा आश्रित समझने लगेंगे। उनका यह दयनीय रूप मुझसे सहा नहीं जाएगा। इसीलिए मैंने भैया से भी कह रखा है कि बाबूजी से कभी इसका जिक्र ना करें। दुकान से निकलकर जब हम लोग सड़क पर आ गए तो पापा ने पूछा, अब तो हमारी गुड़िया किसी से नाराज नहीं है ना? है पापा, गुड़िया अपने दादाजी से बहुत बहुत नाराज है। अरे, यह क्या बात हुई? फिर वही, मेरे मुर्गे की एक टांग। इतनी बड़ी रामायण सुनने का फायदा क्या हुआ फिर? पापा, उसने पापा की बाह को दोनों हाथों में पकड़ते हुए कहा, पापा, मैं दादाजी से इसलिए नाराज हूं कि उन्होंने अपने एक ही बेटे को इतना बड़ा क्यों दिल दिया। यह अन्याय नहीं तो क्या है? शैतान, पापा ने प्यार से उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा। गीतू को यह दुनिया एकाएक बहुत सुंदर लग उठी थी। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।